ये ढेर सारी बातें आज हम आपके साथ करने वाले हैं। और आज हमारे साथ आपके सवालों के जवाब देने के लिए और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने के लिए कि कैसे, और खास तौर पे आज हमारा फोकस रहने वाला है टर्म इंश्योरेंस के ऊपर, वो सारी बातचीत भी हम करेंगे। वाइस इन्वेस्टमेंट के सीईओ हेमंत रुस्तगी साहब हमारे साथ है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मानसून अब पूरे शबाब पे है, तो हम उम्मीद करते हैं आप भी बारिश को जरूर एंजॉय कर रहे होंगे और हमारे दर्शक भी। तो चलिए, इसी बढ़िया से मौसम में शाम का वक्त है, कई लोग चाय के साथ बैठे होंगे, तो बढ़िया बढ़िया बातें कर ली जाएं कुछ और। तो जैसा मैंने कहा कि सवाल जवाब तो होंगे, लेकिन टर्म इंश्योरेंस पे आज हमारा थोड़ा फोकस रहने वाला है। तो टर्म इंश्योरेंस या कह ले लाइफ इंश्योरेंस, बहुत सारे लोगों को हेमंत साहब टर्म इंश्योरेंस क्या है और एक लाइफ इंश्योरेंस क्या है, इसमें थोड़ा सा जो फाइन लाइन रहती है उसमें कंफ्यूजन रहता है। तो क्यों ना यहीं से शुरुआत की जाए। आई थिंक विपिन जी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। बिल्कुल काफी बार कंफ्यूजन रहती है कि दोनों में फर्क क्या है। देखिए, अगर हम जब टर्म प्लान की बात करते हैं तो जो और लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, जो प्योरेस्ट फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस का वो टर्म प्लान में मिलता है। बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर काफी सारी पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस पॉलिसी होती हैं, जहां पे ज्यादा फोकस जो है वो इन्वेस्टमेंट पे होता है और मेरे हिसाब से जो इंश्योरेंस है वो इंसिडेंटल होता है। लेकिन जब हम टर्म प्लान की बात करते हैं, और जैसा मैंने कहा वो प्योरेस्ट फॉर्म इसलिए है, उसमें प्योर रिस्क कवर मिलता है। मतलब एक फिक्स टर्म के लिए आपकी लाइफ इंश्योर होती है, और अगर पॉलिसी होल्डर को उस दौरान कुछ हो जाए तो उनके जो नॉमिनी है उनको जो भी सम एश्योर्ड है, जितने की आपने पॉलिसी ली है, वो उनको मिल जाती है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है समझना कि जब भी हम हम बात करते हैं कि अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस आप शुरू करते हैं, तो सबसे पहला एस्पेक्ट उसका आता है रिस्क मैनेजमेंट। और रिस्क मैनेजमेंट के 3 हिस्से हैं। उसमें एक आता है लाइफ इंश्योरेंस, यानी जो भी रिस्क है आपकी लाइफ का उसको आप कवर कीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस, यानी आपकी जो हेल्थ का जो रिस्क है उसको कवर कीजिए। और तीसरा होता है इमरजेंसी फंड। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, और लाइफ इंश्योरेंस होना तो बहुत जरूरी है ही, इतना भी जरूरी है कि वो एडिक्वेट हो, पर्याप्त हो। और वो आई थिंक जब आप टर्म प्लान लेते हैं तो आपको मिलता है बहुत कम प्रीमियम में कंपेयर टू अदर प्लान्स, और जितना आपको टर्म प्लान आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए वो आपको मिलता है। तो क्या इसे ऐसे समझे कि टर्म प्लान, जैसे आपने कहा कि प्योरेस्ट फॉर्म है, उसकी जो एक खासियत ये होगी कि वो सिर्फ आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करेगा, उसमें प्रीमियम आपकी कम होगी। लेकिन अगर आप ऐसी कोई उम्मीद रख रहे हैं कि भाई मैं अगर कोई प्रीमियम दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे प्लान्स बाजार में ऐसे मिलते हैं कि ठीक है इतना पैसा भरिए, रिटर्न में वो भी मिल जाएगा, साथ में इंश्योरेंस भी मिल जाएगा, तो वहीं जो है वो ग्राहक जो है कंफ्यूज हो जाता है। अब आप सही डिसीजन कैसे मानेंगे कि आदमी टर्म प्लान ले या फिर वो कोई ऐसा प्लान ले जहां पर उसकी लाइफ भी सिक्योर हो जाए और कुछ उसे बदले में भी, रिटर्न में भी कुछ मिले? आई थिंक अगेन विपिन जी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, जब हम इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस किसी की भी बात करते हैं तो हम काफी बार ना एक कन्वीनियंट देखते हैं कि क्या चीज कन्वीनियंट है, और ऐसी कोई चीज हो जिसमें हम इन्वेस्टमेंट भी करते रहे, हमारा इंश्योरेंस भी मिल जाए, यानी जब टर्म खत्म हो जाए तो उसके बाद हमें कुछ पैसा मिल जाए। और इसीलिए हमने देखा है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जैसे मैंने पहले कहा कि इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्लान लेते हैं। प्रॉब्लम वहां पे क्या है कि आपका फोकस जो है वो इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा है, इंश्योरेंस जो है जैसे मैंने कहा वो एक तरीके से इंसिडेंटल है। जबकि इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जो आपने ड्रीम्स अपने लिए, अपने परिवार के लिए देखे हैं, के लिए आप पूरी मेहनत करते हैं, कमिटेड हैं, बहुत अच्छे से प्लान करते हैं ताकि वो उन गोल्स को आप पूरा कर सकें। लेकिन अगर आप अनफॉर्चुनेटली नहीं रहे, तब उन गोल्स का क्या होगा? वो गोल वही है, रिक्वायरमेंट आपके जो डिपेंडेंट है उनकी वही है, वो पूरी कहां से हो? इसीलिए टर्म प्लान लेना जरूरी है। जैसा मैंने पहले कहा कि एक तो यह है कि आपको काफी कम प्रीमियम में मिलता है और जितना चाहिए उतना आपको मिलता है। अब इसको अगर हम कंपेयर करें दूसरी पॉलिसी से जो इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस है, होगा क्या? ना तो आपको उस तरह का रिटर्न मिलेगा जितना आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे मिलना चाहिए, और ना ही आपने इंश्योरेंस तो ली लेकिन वो इंश्योरेंस कवर नहीं मिला। तो आपके जाने अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाए तो जो डिपेंडेंट है उनको किसी तरीके से फाइनेंशियल प्रोटेक्शन उतनी नहीं मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए। तो ये समझना है कि अगर टर्म खत्म होने के बाद अगर आप नहीं है, पैसा नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, वो इतना सस्ता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है आपकी लाइफ का, उसमें आपको उसने पीस ऑफ माइंड दी और आपके जो डिपेंडेंट है उनको कवर किया। तो मतलब जैसा अक्सर आप लोग कहते हैं, समझाते हैं कि इंश्योरेंस का पर्पस आपको अलग रखना चाहिए और इन्वेस्टमेंट को आपको अलग रखना चाहिए। इन दोनों के मिक्स प्रोडक्ट जरूर हैं बाजार में, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि इंश्योरेंस एक अलग चीज है, उसका गोल अलग है, उसका पर्पस अलग है, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसका गोल अलग है, उसका पर्पस अलग है। क्या ये सही तरीका रहेगा कहने का सर?
विपिन जी बिल्कुल सही सही तरीका है। जैसे मैंने कहा, हमारे जो गोल्स हैं उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, और हम एक तरीका है प्रॉपरली, आप टाइम होराइजन देखते हैं, किस तरह का एसेट एलोकेशन देखते हैं, कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं कि पैसा कमा के आप उनको पूरा करें। लेकिन जैसा मैंने कहा, जब हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, तो उसका मतलब वही है कि अगर पॉलिसी या जो भी इन्वेस्टर है वो नहीं रहे, तो जो डिपेंडेंट्स हैं उनको वो पैसा मिलेगा। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट समझना है हमें कि वो जो ड्यूरेशन की हम जो बात कर रहे हैं उसमें आपको रिस्क कवर कहां से मिलेगा। तो इसलिए जब आप लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो आपको प्योरेस्ट जो रिस्क कवर है टर्म प्लान में जाना चाहिए, ना कि ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में जहां पे, जैसा मैंने कहा कि मेन फोकस जो है इन्वेस्टमेंट पे है और इंश्योरेंस जो है वो इंसिडेंट। तो ठीक है, अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि आपको अगर लाइफ को इंश्योर करना है तो आपके लिए जो बेस्ट अवेलेबल चीज है वो एक टर्म प्लान, जहां पर आपको प्योरली एक रिस्क कवर मिलता है। ये बात जरूर है कि जितनी प्रीमियम आप भरते रहेंगे उसका, अगर मान लीजिए कि पूरी लाइफ बीत गई, कहीं कुछ नहीं हुआ, तो कुछ होगा नहीं, बस वो एक रिस्क थी जो कवर हो रही थी, और अगर उस दौरान कुछ नहीं हुआ तो ये मत सोचिए कि अरे इतने सालों तक पैसा भरा और कुछ मिला नहीं। नहीं, उतने सालों तक आपको जो माइंड की फ्रीनेस है वो मिली, और वो बहुत बड़ी चीज है। खुदा ना खास्ता अगर उसमें कुछ घट जाए तो समझिए कि वही कवर होगा जो आपकी पूरी फैमिली का ध्यान रखेगा। और चूंकि टर्म इंश्योरेंस में वो प्रीमियम कम होती है, इसलिए आप ज्यादा बड़ा कवर ले सकते हैं, यानी उसका पर्पस अगर किसी दिन आ ही गया सामने तो वो सबसे बेस्ट होगा जो उस समय मदद करने के लिए होगा आपकी फैमिली के लिए। तो ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं कि टर्म इंश्योरेंस अगर लेना ही है तो फिर उसे कैसे देखें, कैसे समझे। तो सर, आप टर्म इंश्योरेंस अगर आपको लेना है तो किस तरह के प्रोडक्ट बाजार में उपलब्ध हैं, या आपको क्या किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त? देखिए बिल्कुल, अब जैसे हमने बात कर ली कि भाई सबसे अच्छी ऑप्शन जो है आपके लिए रिस्क कवर के लिए ये है कि आप टर्म प्लान ले लें। इसके साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले कहा, कि वो जो सम एश्योर्ड जो है, जो रिस्क आप ले रहे हो, वो पर्याप्त हो कि आपकी जरूरतों को पूरा कर सके। जैसे हमने बात की, आप अपने गोल्स को डिफाइन करते हैं, आपको कितना पैसा चाहिए, आपकी अगर कोई लाइबिलिटीज हैं। देखिए काफी बार हम बात करते हैं थंब रूल की। थंब रूल कहता है कि आपका जो एनुअल इनकम है उसका कम से कम 10 गुना आपका सम एश्योर्ड होना चाहिए। वो हो गया थंब रूल। लेकिन मुझे लगता है हमेशा अपने पर्सनल सर्कमस्टेंसेस को देखिए कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपकी लाइबिलिटीज क्या है, आपके गोल्स के लिए कितना पैसा चाहिए, और अगर आप नहीं रहे तो उनको पूरा करने के लिए कितना पैसा लगेगा। तो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि जो सम एश्योर्ड है वो एडिक्वेट हो कि आपकी पूरी जरूरतों को पूरा कर सके। राइट। दूसरी बात, ऑब्वियसली जब आप चूज करते हैं टर्म प्लान तो देखेंगे कि प्रीमियम कहाँ पे कम है। और तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्लेम सेटलमेंट रेशो देखते हैं कि किस तरीके का क्लेम सेटलमेंट रेशो है। तो मुझे लगता है एक अपनी रिक्वायरमेंट की एक साइड, कितना पैसा चाहिए आपको, और किस तरह से चूज करना, ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको देखना है। इसमें एक सवाल एक महत्वपूर्ण है, वो और आता है मन में, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि देखिए, एक तो हो गया कि आपकी एनुअल इनकम क्या है, उसका आपने कहा कि 10 टाइम्स, ठीक है, एक थंब रूल हो गया। लेकिन आजकल चूंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं वो क्रेडिट के ऊपर कार खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, बहुत सारे एसेट बिल्ड करते हैं। तो क्या वो सारा जो कोलेट्रल समझ लीजिए, या वो जो मान लीजिए कि आपको थ्रू आउट चुकाना है, वो तो आपकी आज की सैलरी स्लिप पे आपको लोन्स मिल गए बड़े बड़े, लेकिन उनकी जो ओवरऑल कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। क्या वैसी चीजों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप एक टर्म कवर खरीद रहे हैं? बिल्कुल विपिन जी, जैसा मैंने कहा, थंब रूल है। थंब रूल सबको अप्लाई नहीं करता। आपको अपने पर्सनल सर्कमस्टेंसेस को देखना है, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, आपकी जो लाइबिलिटीज है। हाँ, बट मेरा ये इतना जरूर कहूंगा, क्योंकि आप मान लीजिए आपने टर्म प्लान लिया है किसी ने, तो ये नहीं सोचना है कि चलिए अब जो भी लाइबिलिटीज है वो क्रिएट करते जाएं। कोशिश वही होनी चाहिए कि आप फाइनेंशियल प्रूडेंस दिखाएं, ज्यादा की फजूल खर्ची ना करें, और ऐसी जगह पैसे ना लगाएं या ऐसा कुछ ना करें जिससे आपके जाने के बाद जो आपके फाइनेंशियल डिपेंडेंट्स हैं उनको तकलीफ हो। बट डेफिनेटली आपको अपनी रिक्वायरमेंट देखने के लिए जो लाइबिलिटीज हैं उनको भी कंसीडर करना होगा, ताकि बेसिक पर्पस ये है कि अगर कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है कि पॉलिसी होल्डर अगर नहीं रहे उस दौरान, तो जो डिपेंडेंट्स हैं उनको किसी तरह की फाइनेंशियल ट्रबल फेस ना करें। सो क्विकली एक लास्ट क्वेश्चन, कि जब आप पॉलिसी ले रहे हैं, उस पॉलिसी को लेते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीजें आप देख लें या चेक कर लें? देखिए, जैसे मैंने बिल्कुल कहा, सबसे इंपॉर्टेंट फोकस आपको ये होना चाहिए कि मुझे कितने का टर्म प्लान चाहिए, वो एडिक्वेट है कि नहीं। सबसे ज्यादा आपका फोकस वहीं पे होना चाहिए। कभी ऐसा ना हो कि आपने टर्म प्लान तो ले लिया सोच के कि चलिए ये प्योर रिस्क कवर है, लेकिन ये सोचा नहीं कि मुझे कितने कवर की जरूरत है। और अगर ऐसा कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है कि पॉलिसी होल्डर अगर नहीं रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिसीजन आपने सही लिया क्योंकि सोचा नहीं कितनी इंश्योरेंस चाहिए। तो फिर जो बेसिक पर्पस था कि आपके जाने के बाद, पॉलिसी होल्डर के जाने के बाद, जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं लोग फैमिली के, उनको फिर से अगर कोई फाइनेंशियल हार्डशिप होती है, तो बेसिक पर्पस जो है वो
वो डिफीट यहाँ होता पर है। जी तो इस क्वेश्चन में ये भी समाहित है कि जब मैं पॉलिसी खरीद रहा हूं तो क्या कुछ पर्टिकुलर चीजों का ध्यान रखना है वहां पे? मतलब कवर की तो बात हो गई, वो मैंने डिसाइड कर लिया, लेकिन इस कंपनी का लूं, इसका लूं या इसका लूं, वहां मेरे को कैसे चूज करना है? जी, मैंने दो एस्पेक्ट की बात की, जैसे पहले कहा मैंने, एक तो ऑब्वियसली प्रीमियम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्योर रिस्क कवर है, तो ऑब्वियसली प्रीमियम जनरली कम होता है, बट अगर आप 4 या 5 फंड्स प्लान्स को देखें जहां पे आपको कम मिलता है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट है कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है, आई थिंक वो भी काफी हद तक एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपको देखना चाहिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपार्ट फ्रॉम आपकी अपनी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो चलिए, ये कई बार उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कि आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, उसमें कई बार बहुत सारी चीजें, कौन सी बीमारी कवर, कौन सी नहीं कवर, किसके लिए कितना और टाइम पीरियड, लेकिन यहाँ सीधा सीधा क्योंकि ये लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो हाँ, कितना आपको चाहिए वो इंपॉर्टेंट है, और फिर किस तरीके का कंपनी का क्लेम रेशियो है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, क्या एक्सेप्शन है उसके, ये जरूर समझ लीजिए सारी चीजों के, और उसके बाद आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। तो देखिए, जिंदगी सबसे बड़ा धन है और उसकी सुरक्षा, यानी कि आपका सबसे बड़ा रिस्क मैनेजमेंट है। तो किसी भी और निवेश से पहले अपने स्वास्थ्य और अपने जीवन में जरूर, इसीलिए हमारे एक्सपर्ट भी कहते हैं कि शुरुआत करने से पहले आपको हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस सबसे पहले आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आने चाहिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। तो चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं। अब हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जितेश साहब हैं, कटक उड़ीसा से हमें कॉल कर रहे हैं। जितेश भाई, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछना चाहेंगे? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं मेरा पोर्टफोलियो आपको मेल में भेजा हूँ। यस यस, वी हैव। जिसमें मेरा 6 एक्टिव SIP चल रहा है फ्रॉम February 18 एंड 3 SIP में क्लोज कर दिया हूँ बिकॉज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस इशू। ठीक है। तो एंड ऑल दीज आर इन डायरेक्ट स्कीम and this is for next 10 years for my only daughter's marriage, education and for my retirement. ठीक है, आपके गोल है हमारे सामने 10 से 15 साल में बेटी के लिए आपने एजुकेशन की बात की, 20 लाख रुपए आप चाहते हैं, फिर उनकी शादी करेंगे तो 30 से 40 लाख अगले 10-15 साल में, और आपने कहा आपके रिटायरमेंट का कॉर्पस भी आप तो 1 से 1.5 करोड़ रुपए आप इकट्ठा करना चाहते हैं। 6 एक्टिव फंड है आपके यहाँ पर, जहां पर आपकी SIPs जारी करीब 30,000 रुपए महीने की। मेरे एसेट लार्ज कैप फंड में 6,000, ABSL इक्विटी एडवांटेज फंड में 5, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में 3, कैनरा रेबेको इमर्जिंग इक्विटीज में 3,000 और एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 3,000। इसके अलावा PGIM इंडिया फ्लैक्सी कैप में आपने 10,000 रुपए की, और ये हाल ही में आपने शुरुआत की है। 3 आपने बंद भी कर दिए। तो चलिए, कुल मिला के पूरा पोर्टफोलियो आपका है हमारे सामने, स्क्रीन पर भी आ रहा है। अब आपके लक्ष्य, आपका निवेश और आपके पोर्टफोलियो, इन तीनों पर हम राय लेंगे। तो यहाँ पे सर कैसा है इनका पूरा जो पोर्टफोलियो और जो निवेश आज ये कर रहे हैं 30,000 रुपए महीने के आसपास के SIPs अलग अलग, क्या इनके सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं? जी देखिए, जितेश जी ने बेसिकली जो पोर्टफोलियो बनाया वो अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है, और जैसे सही प्रोसेस होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने का, उसको फॉलो किया है। एक ही इशू अगर मैं उनसे पूछ सकूं यहाँ पे, उन्होंने कहा कि उनका जो टाइम होराइजन है वो 10 से 15 साल है। देखिए, 10 से 15 साल हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपका जो टाइम होराइजन है अपने गोल्स में, एक डेफिनेट टाइम होराइजन रखिए, क्योंकि 10 और 15 साल में जितनी रिक्वायरमेंट आपकी होगी उसमें काफी फर्क हो जाएगा। जैसे अगर मैं इनके डॉटर की एजुकेशन की अगर बात करूं, तो अगर वो 10 साल का लक्ष्य है तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है वो होगी 9,000 रुपीज, और अगर वो 15 साल है वो हो जाएगी 4,000 रुपीज। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है कि आप हर स्पेसिफिक गोल के लिए एक फिक्स टाइम होराइजन रखें, ताकि आप सही तरीके से देख पाए कि कितने पैसे की आपको जरूरत है। अगर मैं आपके पोर्टफोलियो की बात करूं, जैसे मैंने पहले कहा कि जो फंड्स हैं अभी आपके पास, वो सारे के सारे अच्छे फंड्स हैं, और जिस तरह का राइट मिक्स होना चाहिए डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स का, वो भी इनके पास है। अब इन्होंने कहा कि इनके पास जो 3 SIP थी उन्होंने बंद की है। मेरा ये मानना है कि अगर आपने डिसाइड किया कि ये SIP आप बंद करना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है कि आप उसकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं हो, इसी कारण आपने वो बंद किया है। और अगर आप परफॉर्मेंस से अगर खुश नहीं हो, तो फिर मुझे लगता नहीं कि उसमें आप कंटिन्यू करें। एक कैटेगरी ऑफ फंड जो मुझे लगता है प्रोमिनेंट आपकी इन्वेस्टमेंट में जो नहीं है, वो है मिड कैप। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, मैं चाहता हूं कि उसको आप मिड कैप 30 जो है पराग पारिक का, उसमें आप उसको आप वहां पे स्विच कर दें, तो मुझे लगता है वो बिल्कुल सही रहेगा। दूसरी जो इन्वेस्टमेंट है आपकी 2 फंड्स के अंदर, वो मैं चाहूंगा कि आपके जो एग्जिस्टिंग फंड है, जैसे वहां से बंद करके PGIM फ्लेक्सी कैप और कैनरा रेबेको इमर्जिंग, उन दोनों फंड में डालिए। बट 2 फैक्टर का ध्यान रखिए, एक तो ये कि कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स कितना लगेगा, दूसरा अगर आपने कोई SIP की थी पहले जिसको 1 साल पूरा नहीं हो, तो हो सकता है वहां पे एग्जिट लोड भी हो। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं
उनको जरा ध्यान रखिए। उसके बाद जैसा मैंने कहा, ये 2 चेंजेस कीजिए, आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल सही है। सिर्फ कोशिश कीजिए कि एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम होराइजन रखें, ताकि आपको पता चले कि जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं वो एडिक्वेट है कि नहीं। बिल्कुल जितेश साहब, तो क्या चेंजेस करने हैं वो बता दिए आपको हेमंत जी ने। बाकी चीजें आपकी ट्रैक पे, और हाँ ये इंपॉर्टेंट है, 10 या 5 साल बहुत हो जाते हैं, क्योंकि आपके रिटर्न्स को जनरेट करने में उसमें बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। जितना आप निवेश करेंगे फिर उस पर रिटर्न आएगा। तो स्पेसिफिक या तो 15 या 10 या 12 13 जो आपको रखना है, थोड़ा स्पेसिफिक होंगे तो आप भी अपने जो लक्ष्य है उनके लिए एक बेहतर कैलकुलेशन कर पाएंगे, राइट। तो जितेश जी के लिए ये हो गई सलाह। अब हमारे साथ है हमारे अगले कॉलर भारत जैन साहब, जो हमें पुणे से कॉल कर रहे हैं। भारत भाई बहुत स्वागत है आपका योर मनी में, क्या पूछना चाहेंगे? सर मेरी एज है 35 और मेरी इनकम है 75,000। ठीक है जी। मेरे टारगेट है 5 साल में 10 लाख का घर लेना है। 50 साल के बाद मुझे बच्चों के 10 लाख में घर नहीं आएगा सर, आपको 50 लाख का घर लेना है, 10 लाख की कार लेनी है, राइट। यस सर जी जी। और रिटायरमेंट के टाइम मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए। और फंड के तो चार्ट मैंने आपको भेज दिया, मेल कर दिया है, तो इसके ऊपर मुझे आपकी राय चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भरत जी, जरूर मदद करते हैं। एक्सिस ब्लू चिप फंड में भरत जी करते हैं 5,000 का निवेश मंथली, पराग पारिक फ्लैक्सी कैप में 5, टाटा डिजिटल इंडिया फंड में 5, मेरे एसेट मिड कैप फंड में 5,000। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना में 5,000 रुपए और डालते हैं हर महीने। तो यहाँ पर सर अगर इन्होंने कहा 35 साल इनकी उम्र है और ये 5 साल में 10 लाख कार के लिए चाहते हैं, 25 साल में 50 लाख इन्हें और चाहिए बच्चों की पढ़ाई, और 30 साल में रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ रुपए, तो क्या मौजूदा निवेश हेमंत जी इनके लिए पर्याप्त है और इनके जो भी पोर्टफोलियो में जो फंड्स हैं वो सही हैं? जी, आई थिंक अगर हम विपिन जी देखें, इनके पहले टारगेट्स को देखते हैं कि वो उनकी जो टारगेट पूरा करने के लिए जो उनका टाइम होराइजन है उसके हिसाब से कितनी इन्वेस्टमेंट उनको करने की जरूरत है। तो जहां तक कार का सवाल है, उनको 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करें तो अपना टारगेट तक पहुंच पाएंगे। चाइल्ड एजुकेशन के लिए करीब 4,000 रुपीज, और अपनी जो उनकी रिटायरमेंट है उसके लिए करीब उनको 6,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ऑब्वियसली कंडीशन ये है कि वो जितना टाइम होराइजन है उसको वो प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहें, ताकि वहां तक उस लक्ष्य तक वो पहुंच पाए। तो कुल मिला के इनको 15,000 रुपए की जो SIP अगर करें, जो इनका अभी लक्ष्य है उसके हिसाब से वो पूरा कर पाएंगे। इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो करीब 25,000 है। आई थिंक 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने चाइल्ड एजुकेशन और जो रिटायरमेंट के लिए जो टारगेट रखा है थोड़ा कंजर्वेटिव है। इनके पास कैपेसिटी और आगे जाके कैपेसिटी जो है इन्वेस्ट करने की और बढ़ेगी। तो मैं चाहूंगा कि सिर्फ ये देख के कि 15,000 में इनके गोल्स पूरे हो रहे हैं तो वो बहुत थोड़ा रिलैक्स ना हो जाए। जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करें और कोशिश करें कि आगे जाके जैसे जैसे कोशिश करें कि एटलीस्ट 10% से अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप क्लैरिटी तो आपको है कि कितना चाहिए, लेकिन स्पेसिफिकली कितना पैसा चाहिए वो थोड़ा सा असेस करना मुश्किल होता है। बट जितना पैसा आप रख सके रिटायरमेंट और बच्चों के एजुकेशन के लिए उतना बड़ा फायदा है। जहां तक इनके पोर्टफोलियो की बात करूं तो एक फंड डेफिनेटली, जैसे उन्होंने कहा, टाटा डिजिटल फंड है। ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए मुझे लगता है कि सेक्टर फंड में होना चाहिए। तो वो अगर आप कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करें तो मुझे लगता है वो आपके पोर्टफोलियो में सही बैलेंस लाएगा। तो एक चेंज, और बाकी जैसा मैंने कहा कि अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाए। ठीक है भरत भाई, तो ये एक ही चेंज है, बाकी सब चीजें ठीक है, प्रोसेस को कंटिन्यू करें। वैसे तो कम इन्वेस्टमेंट में आपके गोल पूरे हो जाएंगे, लेकिन जैसा ये हेमंत सर कह रहे हैं कि भाई आपको वो थोड़ा सा ओपन एंडेड ही रखना चाहिए, जितना हो जाएगा उतना बेहतर है। तो आप अपने निवेश को बनाए रखें, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि आपकी आमदनी जब बढ़ती है और अगर आपको सहूलियत होती तो उसे अपने हिसाब से 1, 2, 5%, 10% जितना आप बढ़ा सकते हैं हर साल बढ़ाते जाइए। आपके टारगेट्स भी पूरे होंगे और बेहतर तरीके से आप अपने गोल्स को पूरा कर लेंगे। एक जो चेंज हेमंत जी ने बताया उसे जरूर देख लीजिएगा। चलिए, इसी के साथ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद और रोचक दिलचस्प बातें आपके पैसों से जुड़ी हुई जारी रहेंगी। योर मनी, और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब, कर रहे हैं आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। हेमंत रस्तगी साहब हमारे साथ बने हुए। ब्रेक से पहले काफी बातचीत हुई और अब कुछ और लोगों के सवाल लेते हैं। यहाँ पर राघव मल्होत्रा नई दिल्ली से हमारे साथ, हमारे अगले कॉलर आगे। राघव भाई नमस्कार, क्या पूछेंगे आप? हेलो सर, कैसे हो आप सर? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं, आप बताएं। सर मेरी उम्र 40 है सर, और इनकम करीब मेरी 1.5 लाख है। अच्छा सर, 2 बेटियां हैं। पहली बेटी की शादी करनी है 10 साल में, ओके। तो करीब 50 लाख चाहिए मुझे सर। और दूसरी बेटी की शादी का प्लान है 15 साल में करूं, तो करीब 50 लाख का मैं एस्टिमेट लेके चल रहा हूं, तो बढ़ भी सकता है। और 20 साल में सर रिटायर करना चाहता हूं, तो 1 करोड़ रुपए चाहिए मेरे को। ओके, ठीक है। और आपका इन्वेस्टमेंट है 2016 से, फंड्स हमारे सामने बता देते हैं हम दर्शकों को। ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड में 10,000, एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 10, UTI निफ्टी इंडेक्स फंड में
5,000 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 5,000 और ये हर महीने की रकम है। तो यहां पर आपका करीब 30,000 रुपए का SIP जा रहा है। आप गोल्स आपने बता दिए, अब हम राय लेते हैं अपने एक्सपर्ट से कि क्या ये सब कुछ पर्याप्त है आपने जो गोल्स तय किए हैं उनके लिए, और क्या किसी चीज की जरूरत है। हेमंत जी। विपिन जी, पहले बात करते हैं इनकी जो टारगेट्स हैं उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पूरी है कि नहीं। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, इनकी जो इन्वेस्टमेंट है करंटली वो करीब 30,000 की इन्वेस्टमेंट है SIP से जी। उनकी जो रिक्वायरमेंट बनती है ओवरऑल करीब 41,000 बनती है। इनफैक्ट उनकी जो फर्स्ट डॉटर है उनकी एजुकेशन के लिए जो पैसा चाहिए वो करीब 21,000 चाहिए, सेकंड डॉटर के लिए करीब 10,000 और इनकी खुद की रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए 10,000। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट जो है वो SIP में, इक्विटी फंड में SIP से कंटिन्यू होगी और यहाँ पे हम 12% का एनुअलाइज रिटर्न मान के चल रहे हैं। तो अभी फिलहाल इनका जो गैप है, जितनी उनको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और जितनी कर रहे हैं वो करीब 11,000 का है। तो जाहिर सी बात है कि उनको कोशिश करनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, ताकि अपने आप को वो उतना समय दे पाए कि जो उन्होंने टाइम हॉराइजन डिफाइन किया है वहां तक पहुंच के तो अपने गोल्स को पूरा कर पाए। तो करीब 11,000 रुपए की इनको एडिशनल SIP करने की जरूरत है। जहां तक पोर्टफोलियो की बात है, इसमें देखिए 2 फंड है इनके पास, एक ICICI का टेक्नोलॉजी फंड है और एक स्मॉल कैप फंड है। मेरा ये मानना है कि अगेन फिर से, क्योंकि जब आप एक रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो ये जो सेक्टर फंड है इनकी मॉनिटरिंग अलग तरीके से होती है, क्योंकि ये साइक्लिकल भी हो सकते हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अवॉइड करना चाहिए। तो वो उसकी जगह में अगर ये HDFC का लार्ज एंड मिड कैप फंड ले तो मुझे लगता है वो बेहतर होगा, क्योंकि एक डाइवर्सिफाइड फंड है और जो किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए वो सही रहेगा। दूसरा, जैसे मैंने कहा, इनके पास एक एक्सेस स्मॉल कैप फंड है। ये बात सही है कि स्मॉल कैप सेगमेंट में रिटर्न के पोटेंशियल काफी होते हैं, लेकिन वो काफी एग्रेसिव भी हो सकता है। वो कहीं ना कहीं हो सकता है, कभी ऐसा फेज आए लंबे समय जब अगर स्मॉल कैप अच्छा नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा आप डिस्करेज होते हैं। तो कोशिश कीजिए उसकी जगह में आप एक मिड कैप फंड लीजिए, जैसे कोटक इमर्जिंग फंड है, क्योंकि मिड कैप का मतलब है कि आप 100 फर्स्ट टॉप 100 कंपनीज है मार्केट कैप में वो लार्ज कैप है और उसके बाद जो 150 कंपनीज हैं वो मिड कैप है। तो काफी अच्छी कंपनी, क्वालिटी कंपनीज में पैसा आपका इन्वेस्ट होता है। तो ये 2 बदलाव अपने पोर्टफोलियो में कीजिए और कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके अपनी SIP को बढ़ाइए। करीब 11,000 रुपए की आपको एडिशनल SIP करने की जरूरत है। ठीक है, तो 41,000 रुपए आपको अपने SIP का लक्ष्य है, वहां तक पहुंचा दीजिए। और 2 बदलाव जो ये HDFC लार्ज और मिड कैप फंड और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, ये 2 चेंजेस राघव साहब कर दीजिए। बाकी निश्चिंत रहिए, आपके सारे गोल्स पूरे होंगे, ऐसी उम्मीद हम करते हैं और हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। चलिए, अब वक्त हो रहा है समाप्त, लेकिन जाने से पहले हम हेमंत जी से पूछेंगे उनके टॉप 4 पिक्स। सर, क्या रहेगी आज दर्शकों के लिए सलाह? विपिन जी, मैं रिकमेंड करना चाहूंगा एक ऐसा फंड। देखिए, काफी सारे इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइमर हैं, वो नहीं चाहते कि पूरा का पूरा पैसा जो है वो 100% इक्विटी में जाए, और ऐसे भी इन्वेस्टक हैं जो चाहते हैं कि उनके एसेट एलोकेशन के हिसाब से ऐसे फंड में पैसा लगाए कि जो इक्विटी एक्सपोजर है पूरा ना हो, लेकिन मार्केट के लेवल से अगर वो ऊपर या नीचे होता रहे, यानी अगर मार्केट ऊपर जाए तो इक्विटी कम हो जाए और अगर नीचे जाए तो इक्विटी बढ़ जाए। तो ये बैलेंस एडवांटेज फंड जो होते हैं, मुझे लगता है वो इस तरह के निवेशों के लिए काफी अच्छे हैं। 4 फंड इस कैटेगरी में मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। वो है ICICI प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड, कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड, निप्पॉन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड और चौथा है आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड। ये 4 फंड काफी कंसिस्टेंटली परफॉर्म किए हैं। इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस तरीके से एसेट एलोकेशन चेंज होता है, मुझे लगता है ऐसे निवेशक, जैसा मैंने कहा, जो इक्विटी में 100% इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, उनके लिए ये काफी अच्छी ऑप्शन है। चलिए, तो बैलेंस यानी आपकी जिंदगी में रहे संतुलन और एडवांटेज यानी उसका मिले आपको फायदा। ऐसे 4 फंड बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी के आपको टिप में दिए हैं आज हेमंत जी ने। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और इतने शानदार 4 फंड्स भी बनाए और ये सारी बातें हमसे की, तो बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए। और दर्शकों का भी, आपने पिछले आधे घंटे में हमें इतने ध्यान से सुना। आई होप कि उससे आपके पोर्टफोलियो में अच्छे बदलाव होंगे और आप अपने लक्ष्यों को वक्त पर और बेहतरीन तरीके से प्राप्त करेंगे। चलिए, तो आज के एपिसोड में इतना ही, लेकिन रोज आपसे मिलते हैं, तो आज की तरह कल भी मुलाकात होगी आपके साथ। और हाँ, ये हमारे तमाम नंबर्स और ईमेल्स हैं, आपके पास हैं, लेकिन फिर भी अगर नए हैं आप तो नोट कर लीजिए और हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी ध्यान रखिए। सीधे सवाल आप शो के दौरान पूछ सकते हैं, पूरी कोशिश रहेगी आपको बेहतरीन से बेहतरीन जवाब दें। नमस्कार।